हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग समझेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन COP एंड एंथैल्पी ऑफ वेट स्ट्रीम की डेफिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ वेट स्ट्रीम समझने के लिए आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए। सो ड्राइनेस फ्रैक्शन इज नथिंग बट मास ऑफ ड्राई स्टीम। सो लेट अस से हम इसे x की से दर्शाते हैं। सो x इज नथिंग बट मास ऑफ ड्राई स्टीम divided by total mass of steam। इसका ये मतलब होता है बेसिकली कि अगर आपके पास लेटेस्ट से 1 kg स्टीम है और उसमें से 0.9 लेटेस्ट से ड्राई स्टीम है और 0.1 इज नथिंग बट वाटर पेपर। आप कहोगे कि जो मेरी क्वालिटी है, जो मेरे स्टीम की क्वालिटी वो है 0.9। इसका मतलब है जितना भी आपका क्वालिटी 1 के पास ज़्यादा जाएगा उतना आपके पास ड्राई स्टेट में जो स्टीम अवेलेबल है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने कभी TS डायग्राम देखा होगा फॉर फेस चेंज, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है इस पे हमने x=1 बोला था, और जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है उसमें हमने x=0 बोला है, जो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है। जैसे जैसे आपकी स्टीम का परसेंटेज बढ़ता जाएगा ड्राई स्टीम का, वैसे वैसे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इट इज़ नथिंग बट मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ स्टीम। और अगर सैचुरेटेड वेपर के लिए क्या रहेगा, x=1, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर में सारी ही ड्राई स्टीम बन जाती है। टोटल मास विल बी इक्वल टू ड्राई स्टीम का जो मास है वो, क्योंकि टोटल स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू ड्राई स्टीम। और अगर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है तो इट इज भी 0, क्योंकि ड्राई स्टीम तो उसमें होगी ही नहीं क्योंकि वो सैचुरेटेड लिक्विड है। या दिस इज फॉर ड्राइनेस फ्रैक्शन। और लेट अस नाउ जंप टू एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम समझने के लिए आपको ये जानना कि एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम अगर आपको सेम फॉर्मूला देखना है, एच इज नथिंग बट HF plus x into HFG। Enthalpy is nothing but a total energy of a system, including internal energy and the flow energy। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम जानना है, इसका मतलब आपको जानना है कि एट अ पर्टिकुलर ड्राइनेस फ्रैक्शन उस स्टीम में कितनी एनर्जी है, या कितनी जो इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी पूरी मिला के उस स्टीम के पास टेम्परेचर कितनी एनर्जी है। लेट अस से आप इस पॉइंट पे स्टीम देख रहे हो, लेटेस्ट से x=0.7 पे आपको देखना है कि स्टीम के पास एनर्जी कितनी है टोटल। आप बोलोगे कि हमें चाहिए एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, हम निकालेंगे और पता कर लेंगे कितनी टोटल एनर्जी है उसके पास। हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से H=HF प्लस x इंटू HFG। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे h की वैल्यू बढ़ती जाएगी। स्टीम के पास एनर्जी हम देते जा रहे हैं तो स्टीम की एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, अंटिल जब वो सुपर हीटेड स्टेट में जाएगा तब h की वैल्यू जो होगी वो होगी H=Hg प्लस CP इंटू T-T सैचुरेटेड। आप देख सकते हो कि जो H है वो सुपर हीटेड के लिए और भी ज़्यादा है, जो क्योंकि Hg इज नथिंग बट HF प्लस HFG। आप बोल सकते हो कि जो H है वो जैसे जैसे आप हीटअप करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप एंट्रोपी जैसे S जैसे जैसे आप इधर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एंथैल्पी भी बढ़ रही है। उस स्टीम के पास जितनी एनर्जी है वो बढ़ रही है। एंथैल्पी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी स्टीम हैज़ एट अ सर्टेन स्टेट। नेक्स्ट हम जाते हैं COP पे। COP इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट इंजन्स, हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर्स के लिए हम मोस्टली अभी इसे यूज़ करते हैं। हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, हीट इंजन्स के लिए हम यूज़ करते हैं एफिशिएंसी, बट रेफ्रिजरेटर्स और हीट पंप के लिए हम यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आपको समझना है आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि इट इज़ नथिंग बट कितना, एक तरह से इसे आप इफिशियंसी के टर्म्स में ही समझ सकते हो कि COP इज नथिंग बट द डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएटेड बाय हीट इनपुट, सॉरी वर्क इनपुट या हीट इनपुट, आप जो भी बोलना चाहो। क्योंकि मोस्टली अगर आपने रेफ्रिजरेटर का या हीट पंप का डायग्राम देखा होगा तो वो कुछ ऐसा रहता है। जैसे आप कुछ वर्क दे रहे हो और वो एक कोल्ड रिजर्वायर से, लेटर से T1 which is T1 is less than T ATM and it is supplying heat to a hotter let us say room, T2 is greater than सॉरी, अगर आप रेफ्रिजरेटर के लिए ड्रॉ कर रहे हो तो ये ATM T=T ATM, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज होती है
at a higher temperature. So let us say this is a refrigerator. और सिमिलरली हीट पंप के लिए होगा, बस ये टेम्परेचर जो होगा वो हीट पंप के लिए T इज ग्रेटर देन TATM एंड T इज इक्वल टू TATM. जो लोअर टेम्परेचर जहाँ से वो हीट ले रहा है इट इज़ इक्वल टू TATM, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से हीट लेगा और रूम को गर्म करेगा. हीट पंप का काम यही होता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी जो रेफ्रिजरेटर का काम होता है वो होता है एक स्पेस को ठंडा करना. सो ये जो है कि एक्सट्रैक्ट करेगा हीट लेस टेम्परेचर से और इसका टेम्परेचर और कम करेगा, और जो रिलीज करेगा वो एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज करेगा. सो COP को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिजायर्ड इफेक्ट इज नथिंग बट, अगर आप रेफ्रिजरेटर के लिए COP लिख रहे हो, सो रेफ्रिजरेटर के लिए डिजायर्ड इफेक्ट लेटेस्ट से अगर आपने Q1 हीट एक्सट्रैक्ट की और Q2 हीट रिलीज किया एटमॉस्फेयर में, सो रेफ्रिजरेटर के लिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करे ताकि और ज़्यादा ठंडा हो सके जो भी आपने रेफ्रिजरेटर में अंदर रखा है, सो वो ज़्यादा ठंडा हो सके, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करनी है. सो इट इज नथिंग बट Q1. और वर्क इनपुट आप लाइक फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोल सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट Q2 माइनस W, या आप सॉरी Q2 माइनस Q1. सो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो COP को फॉर रेफ्रिजरेटर. सिमिलरली अगर आप COP हीट पंप का देखना चाहो, सो इसका डिजायर्ड इफेक्ट होता है कि हीट देना, ज़्यादा से ज़्यादा रूम को गर्म करना, जो कि होता है Q2. जितना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा उतना ज़्यादा रूम गर्म हो जाएगा, तो Q2 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1, ये होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. अगर आप इन दोनों का रिलेशन जानना चाहते हो, सो इट इज़ नथिंग बट COP ऑफ हीट पंप इज नथिंग बट COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1. So yeah, this is how you can define COP. It is nothing but the ability of refrigerator to do work या फिर extract energy and ability of heat pump to release energy. एक तरह से आप इसे इफिशियंसी के टर्म्स में भी समझ सकते हो. जितना ज़्यादा COP रहेगा उतना बेटर वो परफॉर्म कर रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं. थैंक यू.